बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेक्नो जीनियर। आज का जो लेक्चर है वो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट ब्रिजेस पे है। इससे पहले आप लोगों ने डीसी करंट ब्रिजेस पे प्रॉपर 3 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए। उन 3 लेक्चर्स में आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन, अनबैलेंस्ड कंडीशन, फिर उसके बाद कैल्विन ब्रिज, और कैल्विन ब्रिज के बाद हमारे पास आ जाता है मरे लूप टेस्ट और वार्ले लूप टेस्ट, जब व्हीटस्टोन ब्रिज को हम डिफरेंट एप्लीकेशन, जब फॉल्ट ट्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं और अननोन लेंथ मेजर करते हैं, तब वार्ले और मरे लूप टेस्ट को यूज़ करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो हमारा अल्टरनेटिंग करंट ब्रिजेस पे है। ये भी तकरीबन व्हीटस्टोन ब्रिज का ही तरह की ही मैकेनिज्म है। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये अल्टरनेटिंग करंट रेलिवेंट यानी कि इम्पिडेंस या एल और सी को मेजर करने के लिए ये यूज़ होता है। अगर आप इसका बेसिक में देखें तो अल्टरनेटिंग करंट इंडिकेट ही ये कर रहा है कि करंट आपका अल्टरनेटिंग में है, तो अल्टरनेटिंग का मतलब इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है। और अगर हम बेसिक पैरामीटर्स की बात करें, इलेक्ट्रिकल के बेसिक पैरामीटर, उसमें हमारे पास क्या है, आर, एल और सी। आर जो था वो हमने डायरेक्टली मेजर किया व्हीटस्टोन ब्रिज से, जबकि एल और सी को हम डायरेक्ट करंट से नहीं मेजर कर सकते। तो एल और सी के लिए जब हम उसको मेजरमेंट, अननोन एल और अननोन सी को मेजरमेंट करने के लिए जो मैकेनिज्म हमारे पास यूज़ होता है, वो मैकेनिज्म है कि हम उसमें अल्टरनेटिंग करंट ब्रिजेस को यूज़ करें। सही है ना? तो उसमें हम डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस को देखा जा सकता है या अंडरस्टैंड किया जा सकता है। यानी कि एसी करंट ब्रिजेस की एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो वो हम इसके अंदर फेज एंगल वगैरह, ऑसिलेटर्स वगैरह, फीडबैक, ऑसिलेटर का फीडबैक अगर हमने देना है तो उसकी एप्लीकेशंस के लिए, इसी तरह हमने अगर फ़िल्टर को ट्यून करना है डिज़ायर्ड सिग्नल के लिए, और इसी तरह अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है, तो ये सारी एप्लीकेशंस अल्टरनेटिंग करंट ब्रिजेस में यूज़ होती हैं। ठीक है। आप अगर देखो सर्किट डायग्राम को देखो तो सर्किट डायग्राम सिमिलर है व्हीटस्टोन ब्रिज के। सिर्फ ये था कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज हम बनाते थे तो यहाँ पे जेड की बजाय आर लिखते थे, जबकि हम अगर ऑल्टरनेटिंग करंट ब्रिज लिखेंगे तो यहाँ पे जेड लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आर और आर के साथ कोई जे एक्सएल या जे एक्सी हमारे पास है। ये इस वजह से ऑल्टरनेटिंग करंट ब्रिज बन रहा है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरी Z2 भी, इसी तरह Z3 और Z4, ये 4 अल्टरनेटिंग करंट ब्रिजेस की हमारे पास मैकेनिज्म बनता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी अंडरस्टैंड करनी है कि मैकेनिज्म उसी तरह का उसी तरह ही है। यानी कि अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये बैलेंस्ड ब्रिज है तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा, और ये अगर अनबैलेंस्ड ब्रिज है तो इन दो पॉइंट्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन जो चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है, बैलेंस्ड कंडीशन में जब हम बात करते थे व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो बैलेंस कंडीशन में हम कहते थे कि जो इन दोनों की रेशो है, Z1 और Z2 की रेशो, Z1 और Z3 की रेशो है, वो Z2 और Z4 की रेशो के इक्वल हो जाए, या Z1 मल्टीप्लाई बाय Z4 जो है Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3 हो जाए, जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करते थे। यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज में Z की जगह पे R होती थी, तो R1 मल्टीप्लाई बाय R4 इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई बाय R3, या हम करते थे R1 डिवाइडेड बाय R3 इज इक्वल टू Z2 R2 डिवाइडेड बाय R4। तो ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन में मैकेनिज्म बनता था, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट ब्रिजेस में ये चीज़ नहीं बनती। ऑल्टरनेटिंग करंट ब्रिजेस में हम कहते हैं Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3। ये तो चीज़ बनती ही बनती है, लेकिन इसके साथ जो दूसरी चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने वाली वो ये कि यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, एक रियल पार्ट आता है और दूसरा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को बेस बनाऊं तो इसका मतलब क्या होगा कि रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा तो बैलेंस कंडीशन होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि अगर मैं इसे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में ना लिखूं तो ये क्या बनेगा, आर एंगल थीटा की फॉर्मेशन में बनेगा। इसका मतलब क्या है कि
रियल पार्ट यानी कि आर और थीटा शुड बी इक्वल। अगर आर और थीटा इक्वल होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये बैलेंस कंडीशन है, अदरवाइज नहीं बैलेंस कंडीशन होगी। सही है ना। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट ब्रिजेस में आपको बेसिक्स में समझ लगनी चाहिए। अब ये देखो, अगर मैं इसी ब्रिज का इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं बैलेंस्ड कंडीशन के लिए, तो हमारे पास क्या बनेगा कि Z1 Z3 के साथ सीरीज में और Z2 Z4 के साथ सीरीज में, क्योंकि इन दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस कोई नहीं है, तो इसका मतलब इसके दरमियान में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे। तो अब इनको जब हम कहेंगे तो क्या होगा, I1 इंटू I1 Z1 इज इक्वल टू I2 Z2। इसी तरह I1 Z3 इज इक्वल टू I2 Z4। सही है ना, क्योंकि हम कह रहे हैं बैलेंस कंडीशन, इसका मतलब है जो वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस हुआ है वही वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस हुआ है। इसी तरह जो वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस हुआ है वही वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस हुआ है। तो ये बैलेंस कंडीशन हो जाएगी, यानी कि I1 Z1 इज इक्वल टू I2 Z2, यानी कि इतने हिस्से का वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, ऊपर वाले हिस्से का वोल्टेज ड्रॉप सेम, नीचे वाले हिस्से का वोल्टेज ड्रॉप। तो ये रेशियो के अकॉर्डिंगली बन गए। इसका मतलब Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3, या Z1 डिवाइडेड बाय Z3 इज इक्वल टू Z2 डिवाइडेड बाय Z4। ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन जाती हैं। अब इन दो इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करूं तो हमारे पास जो मेजर चीज आती है वो ये आती है कि भाई ये यहाँ पे सिंपल रेजिस्टेंस नहीं है, इसके अंदर कैपेसिटेंस भी हो सकती है और इसके अंदर इंडक्टेंस भी हो सकती है। और कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वजह से जो हमारे पास मैकेनिज्म बनता है वो रियल प्लस इमेजिनरी वाला मैकेनिज्म बनता है, या मेरे पास जो मैकेनिज्म बनता है वो क्या बनता है, मैग्नीट्यूड प्लस फेज एंगल। तो यहाँ पे ये चीज हमें चाहिए कि भाई रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट दोनों बैलेंस्ड होना जरूरी है। अगर रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट बैलेंस नहीं होंगे तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट का बैलेंस्ड कंडीशन वाला मैकेनिज्म नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब Z1 लिखेंगे तो Z1 के साथ उसका θ1, इसी तरह Z4 लिखेंगे तो उसके साथ θ4, इसी तरह Z2 लिखेंगे उसके साथ θ2 और Z3 लिखेंगे उसके साथ θ3। अब एक बात आपने जेन में रखनी है कि जब हम इस तरह दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिजिकली तो दो क्वांटिटीज यानी कि मैग्नीट्यूड तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जबकि जो फेज है वो आपस में ऐड होता है। तो इसका मतलब θ1 प्लस θ4 हो जाएगा। इसी तरह Z2 Z3 हुआ तो θ2 और θ3 ऐड हो जाएगा। अब इन दोनों को इक्वल बैलेंस कंडीशन में करेंगे तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल, यानी कि Z1 और Z4 का मैग्नीट्यूड Z2 और Z3 के इक्वल होगा। इसी तरह सम ऑफ फेज θ1 प्लस θ4 जो है वो θ2 प्लस θ3 के इक्वल होना चाहिए, फिर ये बैलेंस्ड होगी। यही एक नया कॉन्सेप्ट इसमें आता है। अब ये एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छा क्लियर समझ लग जाएगा कि द इंपेडेंस ऑफ एन एसी ब्रिज इन फिगर 6.1 आर गिवन बाय, ये Z1 Z2 Z3 Z4 आ गया। ये आप देखो तो यहाँ पे थीटा जो है 30 डिग्री है, यहाँ पे थीटा जो है 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या होगा कि Z2 सिर्फ रेजिस्टेंस है, जबकि यहाँ पे थीटा जो है वो -40 डिग्री है, और यहाँ पे ZX यानी कि Z4 अननोन है, हमें नहीं पता। अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से करेंगे तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z4 इज इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3, और Z1 मल्टीप्लाई बाय Z4 की जगह पे ZX डाल दें तो ZX इज इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3 डिवाइडेड बाय Z1। तो आप देखो Z2 की क्या वैल्यू थी, Z2 का मैग्नीट्यूड क्या था 150 और Z3 का मैग्नीट्यूड क्या था 250। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय Z1 का मैग्नीट्यूड क्या है 200, तो वो डिवाइडेड बाय 200 हुआ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आया वो कितना आया 187.5 ओम। जबकि एंगल्स को देखें तो जो एंगल्स का हमें फॉर्मूला आता है कि वो θ1 प्लस θ4 और θ2 प्लस θ3 होना चाहिए। तो θ1 क्या था, θ1 यहाँ पे हमारे पास गिवन है 30 डिग्री, जबकि θ2 0 डिग्री है और θ3 जो है वो हमारे पास 40 डिग्री है, और उसके अगेंस्ट हमारे पास θx हमने निकालना है। तो यहाँ पे
उसके हम वैल्यूज़ को डालें 0 प्लस -40 डिग्री -30 डिग्री, तो ओवरऑल एंगल कितना बना 70 डिग्री। और 70 डिग्री को जब हम लिखेंगे तो ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया और ये उसका फेज आ गया, ये दोनों वैल्यूज़ को लिखा। जब हमने उसे रियल और इमेजिनरी की फॉर्मेशन में लिखा तो वो ये निकला। इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है तो ये कैपेसिटिव एलिमेंट है, इंडक्टिव एलिमेंट नहीं है। और कैपेसिटिव एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आ रही है ये बेसिकली एक्स सी के इक्वल है। इधर से हम सी निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं एक एग्जांपल और। गिवन एनएसी ब्रिज और फिगर 6.3 जो गिवन थी फिगर हमारे पास वो 6.3, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ जेड एक्स, यानी कि आप जेड एक्स निकालना है, जेड एक्स का कंपोनेंट निकालना है। फिगर आप देखो तो यहाँ पे आर है, इसका मतलब इसका एंगल 0 होगा, फिर आर है, इसका मतलब फिर इसका एंगल 0 होगा। यहाँ पे आर प्लस सी है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ एंगल सी का भी आएगा, और एक्स सी हमें नहीं पता। तो पहले हम देखें तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखो तो यहाँ पे अब ओमेगा नहीं दिया हुआ, तो हमें 2 पाई एफ सी करके ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो 2 पाई एफ सी हमने किया, 2 पाई एफ किया तो हमारे पास ओमेगा आ गया। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई 6283.99। और यहाँ से अगर मैं निकालूँ जो है एक्सेल, ये जो एक्सेल हमें गिवन है तो यहाँ से हम एक्सेल निकालें तो ओमेगा L2 आ गया, तो वो हमारे पास निकले तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू, तो ये हमारे पास एक्सेल आ गया। और एक्सी निकालें तो एक्सी क्योंकि 1/ओमेगा सी होता है तो ओमेगा की वैल्यू और सी की वैल्यू उससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास एक्सी आ गया। क्लियर हो रही बात। तो ये हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ गई, Z1 की वैल्यू आ गई, Z2 की वैल्यू आ गई और Z3 की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। ठीक है। तो यहाँ पे अगर रियल प्लस इमेजिनरी में निकालें तो ये निकलती है, जबकि हम मैग्नीट्यूड और एंगल से निकालें तो ये निकल जाती है। क्योंकि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो मैग्नीट्यूड और एंगल की रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं, तो वो मैग्नीट्यूड और एंगल की फॉर्मेशन में हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है और ये हमारे पास एंगल आ गया, और उसे रियल प्लस इमेजिनरी की फॉर्मेशन में लिखा तो ये निकला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास इतना हिस्सा आ रहा है ये 124.28 आ रहा है, ये हमारे पास एक्स सी आ रहा है। और इधर से हम सी निकालें तो सी क्या होता है 1/ओमेगा एक्स सी, तो ओमेगा की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी और इसके अंदर हमने एक्स सी की वैल्यू डाल दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास सी आ गया 1.28 माइक्रो फैरड। यहाँ तक क्लियर हो जाए तो ये बेसिक्स हमारी एसी ब्रिज कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो गया। अब हम इसकी टाइप्स वगैरह को देखेंगे। तो टाइप्स में जो पहली टाइप आती है उसे कहते हैं सिमिलर एंगल ब्रिज। सिमिलर एंगल का क्या मतलब होता है कि एक हिस्सा जो लेग्स का है उनका एंगल सिमिलर होगा, जबकि जो दूसरा हिस्सा है उनका एंगल सिमिलर होगा। यानी कि यहाँ पे सिर्फ आर है तो इसका मतलब इनका एंगल 0 होगा, और यहाँ पे सिर्फ आप देखें एक्सी साथ आ रहा है, इसी तरह से एक्सी आ रहा है तो इसका मतलब ये इनका एंगल डिफरेंट होगा। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाता है कि भाई Z1 जो है वो R1 के इक्वल है, Z2 R2 के इक्वल है, और एंगल इनका क्या है, इन दोनों का एंगल क्या है 0। सही है ना। जबकि Z3 और Z4 क्योंकि कैपेसिटिव है तो उनका एंगल माइनस में कुछ आ जाएगा, तो ये हमारे पास सिमिलर एंगल ब्रिज बन जाता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास फॉर्मेशन बनती है कि R1 इंटू R4 और R3 इंटू R2। तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास R1 इंटू RX आ गया, R1 इंटू JXE आ गया, इसी तरह R2 इंटू R3 आ गया और R2 इंटू X3 आ गया। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो आप देखो ये रियल पार्ट आ जाता है, ये हिस्सा रियल पार्ट का आ जाता है, ये हिस्सा इमेजिनरी पार्ट का आ जाता है, ये रियल पार्ट का, ये इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं इसको बैलेंस कंडीशन में कंपेयर करूं तो इसका मतलब क्या हुआ, भाई रियल पार्ट के अगर इक्वल हो जाए और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए तो ये रियल पार्ट का हिस्सा बन गया और ये इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा बन गया। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो जो रियल पार्ट है वो तो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया ना कि भाई RX इज इक्वल टू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R1। जबकि इमेजिनरी पार्ट को मैं सॉल्व करूं तो इमेजिनरी पार्ट का ये फॉर्मूला बनता है R1 इंटू X3 इज इक्वल टू R2 इंटू CX। तो ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट का फॉर्मूला बन जाता है। ये बेसिक फार्मूला है, अगर हम इसको याद कर लें तो यहाँ से हम डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं सिमिलर एंगल ब्रिज में।
सही है ना, ये एक एग्जांपल आ गई। A similar angle bridge is used to measure a capacitive impedance at a frequency of 2 kilohertz. The bridge constant at balanced R. तो ये हमारे पास आप देखें तो ये सिमिलर एंगल ब्रिज है, इसका मतलब है ये इसी फिगर के साथ बिलोंग करता है। यहाँ पे हमारे पास C3 गिवन है, R1 गिवन है, R2 गिवन है और R3 गिवन है। इसका मतलब R3 और C3 साथ आगे, R1 और R2 गिवन है, RX को हमने निकालना है। सही है, तो आर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, उसका रियल पार्ट अगर हम निकालें तो वो क्या होगा, आर टू इंटू आर थ्री ओवर आर वन। तो आर टू इंटू आर थ्री ओवर आर वन की वैल्यू डाली तो ये आर एक्स। इमेजिनरी पार्ट को निकालें तो वो सी एक्स इज इक्वल टू आर वन ओवर आर टू इंटू सी थ्री। तो आर वन इंटू आर टू ओवर सी थ्री करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है ये हमारे पास कंबाइंड वैल्यू आ गई रियल प्लस इमेजिनरी। ये सिमिलर एंगल ब्रिज में हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा आगे हम कहते हैं मैक्सवेल ब्रिज आ गया। मैक्सवेल ब्रिज क्या कहता है, मैक्सवेल ब्रिज कहता है कि हमने अगर अननोन कैपेसिटेंस निकालनी है, अगर हमने अननोन कैपेसिटेंस निकालनी है तो हम किस ब्रिज को यूज करेंगे, उसे कहते हैं मैक्सवेल ब्रिज या मैक्सवेल वेन ब्रिज। ये दो नाम यूज होते हैं, लेकिन एक चीज़ आप ऑब्जर्व करें कि हमने निकालनी कैपेसिटेंस है, यहाँ पे अननोन बेसिकली निकालनी क्या है, कैपेसिटेंस निकालनी है। इस चीज़ को देखो तो अगर मैंने अननोन कैपेसिटेंस निकालनी है या अननोन इंडक्टेंस निकालनी है तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, एक साइड कैपेसिटेंस लगी हुई है तो दूसरी साइड पे इंडक्टर लगा हुआ है, यानी कि ये दोनों ऑपोजिट में लगे हुए हैं, यानी कि एक साइड पे कैपेसिटेंस लगी हुई है और दूसरी साइड पे इंडक्टर लगा हुआ है। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि इसमें एल एक्स क्या है, एल एक्स अननोन है ना, यानी कि इंडक्टेंस अननोन है, लेकिन ये आपने जो मेजर करने के लिए यूज़ की, उसको चेक करने के लिए यूज़ की, तो वो इंडक्टेंस की बजाय कैपेसिटर यूज़ किया। सही है ना, और कैपेसिटर की बेस में निकाली। तो यहाँ पे इस बेस को हम कहते हैं मैक्सवेल ब्रिज। तो मैक्सवेल ब्रिज में Z1 हम निकालें तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल कंपोजिशन आएगी, तो 1 ओवर आर आ गया, डिनोमिनेटर में प्लस JXC1 आ गया, तो ये Z1 आ गया। इसी तरह Z2 आ गया, Z2 क्योंकि सिंपल आ रहा है, Z3 सिंपल आ रहा है, जबकि Z4 जो है वो आपके पास XC RX प्लस JXL आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास मैक्सवेल ब्रिज के मेन मैकेनिज्म। अब इसको कंबाइन करके सॉल्व किया जाए तो आप देखो Z1 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, Z4 से। इसी तरह Z3 जो है Z2 से मल्टीप्लाई होगा, तो Z3 और Z2 वैसे ही R2 और R3 है तो वो आ गया हमारे पास। और Z1 और Z4 को जब मल्टीप्लाई किया तो कंबाइंड में हमारे पास RX की वैल्यू आ गई। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, RX फिर दोबारा सेम आ गई, जबकि एक्स एल एक्स को निकालना है तो वो एल एक्स की वैल्यू ये हमारे पास आ गई, एल एक्स इज इक्वल टू आर टू इंटू आर थ्री इंटू C1। ये हम कंबाइंड में ये हमारे पास आ गई। ये देखो ना, इमेजिनरी कंपोनेंट को अगर मैं इमेजिनरी कंपोनेंट से कंबाइन करूँ, इमेजिनरी कंपोनेंट के साथ ही पैरेलल में चेक करूँ तो एक्सएल जो है वो इसके इक्वल है, जे ओमेगा से कट गया तो ये हमारे पास वैल्यू है। ये क्लियर हो जाएगी बात, सही है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई। अ मैक्सवेल ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर एन इंडक्टिव इंपीडेंस, द ब्रिज कांस्टेंट एट बैलेंस इज, ये हमके पास बैलेंस कंडीशन में आ गई, C1 की कंडीशन आ गई, R1 आ गया, R2 आ गया और R3 आ गया, और उसके हमने इक्विवेलेंट सर्किट में सॉल्व कर ली। अब जब मैंने सॉल्व किया तो RX की वैल्यू आ गई, RX की वैल्यू क्योंकि फार्मूला हमें पता था R2 इंटू R3 ओवर R1, तो उधर से हमारे पास RX की वैल्यू आ गई। इसी तरह LX निकालना था तो R2 इंटू R3 इंटू C1 किया तो ये हमारे पास क्लियर होगी बात, सही है ना। तो अब यहाँ पे ये एक चीज़ क्लियर होगी। अब दूसरा टाइप आ गई, इसे कहते हैं ऑपोजिट एंगल ब्रिज। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने इंडक्टेंस को मेजर करना है, इसमें हम सिमिलर एंगल ब्रिज को रिप्लेस करेंगे स्टैंडर्ड कैपेसिटर से, यानी कि अननोन LX को मेजर करना है। और क्योंकि इंडक्टर जो है, अगर मैंने अननोन इंडक्टर को मेजर करना है तो प्रॉब्लम क्या होती है, इंडक्टर नॉर्मली बहुत महंगा होता है, तो बजाय इसके कि हम इंडक्टर यूज़ करें इंडक्टर को मेजर करने के लिए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है हम इंडक्टर को यूज़ करें, कैपेसिटर को यूज़ करें इंडक्टर को मेजर करने के लिए, सही है ना। और इस ब्रिज को सम टाइम हे ब्रिज भी कहा जाता है, सही है ना। तो ये ऑपोजिट एंगल ब्रिज को अगर आप देखें तो ये यहाँ पे हमारे पास R1C आ गया
और इसी तरह आर एक्स एल एक्स आ गया, और इनका कंबाइंड फॉर्मेशन में देखें तो हम इसको ये कर सकते हैं, ये आर एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, सही है ना, और इसी तरह ये हमारे पास एल एक्स की वैल्यू आ गई, तो इधर से हम एल एक्स को मेजर कर सकते हैं, सही है ना। तो ये ऑपोजिट एंगल ब्रिजेस होते हैं, यानी कि एक साइड पे इन दोनों के सेम एंगल है जबकि इन दोनों के ऑपोजिट एंगल हैं, सही है ना, ये ऑपोजिट एंगल ब्रिज। तो ये उसकी एग्जांपल है, फाइंड द सीरीज इक्विवेलेंट inductance and resistance of the network that causes an opposite angle bridges to null with the following component। ओमेगा हमारे पास है, R2 है, R1 है, R3 है और C है, तो उसी फॉर्मूले के तहत RX को निकाला, ये हमारे पास RX की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, और इसी तरह LX की वैल्यू कैलकुलेट की, तो ये हमारे पास LX की वैल्यू कैलकुलेट, ये ना। उसके बाद आ जाता है वायन ब्रिज। अब वायन ब्रिज क्या है? द ब्रिज कैन मेजर आइदर इक्विवेलेंट सीरीज कंपोनेंट और इक्विवेलेंट पैरेलल कंपोनेंट, यानी कि या तो सीरीज कंपोनेंट को मेजर कर सकते हैं या पैरेलल कंपोनेंट को मेजर कर सकते हैं। तो वायन ब्रिज को देखें तो ये R1 और ये R2 ऊपर वाली साइड पे, जबकि यहाँ पे एक साइड पे पैरेलल कंपोनेंट है, एक साइड पे सीरीज कंपोनेंट है। हमारी मर्जी है, या तो हम पैरेलल कंपोनेंट किसी को मेजर करना चाहिए या सीरीज कंपोनेंट को मेजर करना चाहिए। तो जब इनकी इक्वेशंस बनाएंगे तो वो उसी तरह ही बनेगी कि भाई R1 R2 उसी तरह ही, इस तरह ही R1 को R4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह R3 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगी, सही है। उसके बाद ये एक और ब्रिज आता है, इसे कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी ब्रिज। इसका मेन मकसद ये लेबॉर्ट्रीज वगैरह में यूज़ होती हैं, और ये हायर फ्रीक्वेंसी के साथ कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए, इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए नॉर्मली ये यूज़ होती है, हायर फ्रीक्वेंसी बेस्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सी यहाँ पे भी वेरिएबल है और सी यहाँ पे भी वेरिएबल है। तो जब हमने बैलेंस करना है तो अननोन इम्पीडेंस को मेजर करना है, तो अननोन इम्पीडेंस यहाँ कहीं पे लगेगी, तो ये सी को एडजस्ट करके हम इसे बैलेंस आउट करेंगे। जब एक दफ़ा बैलेंस हो गया तो फिर हम देखेंगे कि भाई जो प्रीवियस सी था और जो न्यू सी था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इस तरह प्रीवियस C4 और न्यू C4 में क्या डिफरेंस है, उसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली मेजर करेंगे। यहाँ तक बेसिक ब्रिजेस हमारे क्लियर हो जाते हैं, और उसकी बेस पे ही यहाँ पे ये देखें कि अगर हम देखें कि कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव और इंडक्टिव बिहेवियर को हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास अगर C4 जो चेंज इन C4 है वो ग्रेटर है प्रीवियस C4 से, तो हमारे पास x जो होगा वो नेगेटिव आएगा, वो इंडिकेट करेगा। या C4 जो चेंज इन C4 है वो प्रीवियस C4 से छोटा है, तो हमारे पास जो आएगा XX वो पॉजिटिव आएगा। अगर XX नेगेटिव आता है, अगर XX नेगेटिव आता है तो हमारे पास जो सिस्टम आएगा वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस देगा। अगर XX पॉजिटिव आता है तो जो सिस्टम हमें देगा वो इंडक्टिव रिएक्टेंस देगा, और उसे हम मेजर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक हो गया। ये 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। अगर आप देखो तो ये बैलेंस ब्रिज है, सिंपल ZX को निकालना है। इसमें R, C और L गिव को सीरीज कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह ये मैक्सवेल ब्रिज की एक एग्जांपल है, और ये ऑपोजिट एंगल के ब्रिज की एक एग्जांपल है। तो ये इस तरह आप डिफरेंट इन एग्जांपल्स को मेजर कर कैलकुलेट करके मेजर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखो तो ये इसकी ये सर्किट डायग्राम बनी हुई है, मैक्सवेल ब्रिज की इसकी ये सर्किट डायग्राम बनी हुई है, इसी तरह इसकी सर्किट डायग्राम ये ऊपर बनी हुई है और उसके अकॉर्डिंग इसी तरह ये आखिरी आ गया और इसकी सर्किट डायग्राम ये बनी हुई है। तो ये वायन ब्रिज है। ये 4 एग्जांपल्स के थ्रू आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की आपको तौफ़ीक अता फरमाए।